हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंटरकेट लर्निंग EMRS GSSB की टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस में ये 11th क्लास है जी। 15th क्लास तक हमें जाना है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ऑलरेडी 10 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। 11, 12, 13, 14 15th क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। 1100 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, जो EMRS वाले बच्चों के लिए मतलब सब कुछ है लिटरली। तो आप ये क्लासेस देख लीजिए 2-3 बार और उसके बाद वो 15th क्लास जो है वो रिपीटेडली देख लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाएं। उसके अलावा आपको कोई मॉक टेस्ट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन के लिए एटलीस्ट। ओके, आज की क्लास थोड़ी सी जनरल क्लास होने वाली है बिकॉज आपके NIOS के मटेरियल में ये चीजें मेंशन हैं। बहुत जनरल चीजें हैं, हम इसको टीचिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजों की वजह से मैंने ये क्लास डाली है। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप NEP को देखोगे या इनफैक्ट 2000 के बाद, सन 2000 के बाद अराउंड एंड अराउंड हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करने लग गए थे। सो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है कुछ एक चीजें, एक दो स्कीम आएंगी जो NIOS वाले मटेरियल में मेंशन है जो आपको करनी है। ओके, तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की ओवरऑल चीज देखें तो बात तो इतनी सी है, सब बच्चों को जो भी नेग्लेक्शन के रिस्क पे हैं कि भाई इनको शायद पढ़ने को ना मिले, वट एवर द रीजंस आर, उन सबको हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन, कई बार आप ये कंफ्यूज हो जाते हो या ये सोचने लग जाते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी को मेन स्ट्रीम में लाना और साथ में पढ़ाना है, बट नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी, इट्स अबाउट एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन एक अप्रोच है जो सभी ऑल चिल्ड्रन की बात करता है जो भी रिस्क पे हैं। अब रिस्क पे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका ठीक नहीं है वो भी हो सकते हैं, PWD भी हो सकते हैं या और कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इट एक्सपेक्ट कि ऑल लर्नर्स लर्न टुगेदर, ऑल, तो हम सब की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जो PWDs हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, क्रूशियल पीपल कौन कौन है इस सिस्टम में या इंक्लूसिव एजुकेशन के सिस्टम में? ऑब्वियसली सबसे पहले तो पेरेंट्स, देन कम्युनिटी। कम्युनिटी में टीचर्स आ जाते हैं बट स्कूल लेवल पे जाते ही टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्लस जो पॉलिसीज बनाते हैं वो, कि वो कैसे जो है, जो पॉलिसी मेकर है वो ऑब्वियसली पॉलिसी में डालेगा ना इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। पेरेंट्स भी हेल्प करेंगे उस चीज में, कम्युनिटी जो है वो हेल्प करेगी, तो वो सारे लोग रहेंगे। ओके, ऑल दीज पीपल हैव टू बी सपोर्टिव, सबको सपोर्टिव होना पड़ेगा जब डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन की बात आती है। ओके, सबकी अलग अलग नीड्स हैं, डाइवर्स नीड्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। ओके, सो इसको हमें एक एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को, ना कि प्रॉब्लम की तरह। ओके, तो अगर हम एक्सपीरियंस की तरह देखेंगे तो चीजें सही होंगी। अब इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था ना वो था स्पेशल एजुकेशन का, जिसमें सेपरेट स्कूल्स, जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो अपना एक अलग जगह पे पढ़ेंगे, कॉमन कल्चर उनका डेवलप होगा, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स उनको पढ़ाएंगे जो स्पेशल एजुकेशन में ट्रेन्ड है, स्पेशल करिकुलम होगा उनका और उसी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग होंगी, मटेरियल इक्विपमेंट सब उनके हिसाब से होगा। ये स्पेशल एजुकेशन हुआ करती थी जब हम आजाद हुए उस टाइम की अगर हम बात करें। ओके, तो वहां से ये चीजें, और ऑब्वियसली इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज में आ गया कि वो बच्चे जो है वो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, उनको लेफ्ट आउट नहीं फील हो रहा। डिसएडवांटेज हो गया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर करी सब कुछ स्पेशली अलग से बनाना है, तो ये इंक्रीमेंट इन एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, और अगर ऑब्वियस सी बात है हम अलग स्कूल तो बना लेंगे बट हम अलग सोसाइटी थोड़ी बना सकते हैं उनके लिए, अल्टीमेटली आना उनको सोसाइटी में ही है। ओके, हो सकता है स्पेशल स्कूल जाके आए हों, वहां पे उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें देखी हों और अच्छा माहौल देखा हो अपने प्रति, लेकिन कम्युनिटी में आते ही चीजें गड़बड़ा गई, उन्होंने वैसा कुछ देखा ही नहीं था, क्या पता वो कोप अप ही ना कर पाए। ओके, तो सेपरेट स्कूल का डिसएडवांटेज ये भी है कि हम सेपरेट सोसाइटी उनके लिए नहीं बना सकते हैं। सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, जो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी उसने दिया। ओके, इनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में है। ओके, तो बच्चा सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करेगा, यानी ये इंटीग्रेट करने की बात तो कर रहे हैं, ये स्कूल तो सेम कर रही हैं सबका, बट प्रॉब्लम बच्चे को बता रही है। ओके, अब अगर वो सेम स्कूल में ही जा रहा है बच्चा, कोई चीज उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे या किसी भी लेवल पे चेंज नहीं की गई है, दैट मीन्स कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग की ऑब्वियसली यहाँ जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की, फाइनेंशियल एड की, टीचिंग एड की, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, बट आपको ध्यान ये रखना है जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो हम किसको बताते हैं? प्रॉब्लम सिस्टम को बताते हैं।
ओके, सो एक इंक्लूसिव एजुकेशन हमने ऑलरेडी किया, नॉट एक्सक्लूडिंग एनी ग्रुप बट इंक्लूडिंग एवरीबडी। ओके, तो एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट की बात करता है। एनसीईआरटी का एक प्रोग्राम है जी प्रशस्त, क्वेश्चन आ सकता है इससे। ओके, तो ये जो प्रशस्त है ये क्या करता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात करता है, जो बच्चे भी रिस्क पे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात करता है। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल चेकलिस्ट जो है वो है, ये डेवलप की थी एनसीईआरटी ने स्क्रीन करने के लिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको। ओके, ये जो ऐप है वो इनिशिएटिव है अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि ऑब्वियसली अलाइंड है एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से। ओके, अब आप मुझे बताना ये प्रशस्त जो है वो कौन से साल में लॉन्च किया गया और क्या इसकी कोई फुल फॉर्म है, प्रशस्त की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। ओके जी, अब बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। जैसे हम यहाँ बोल रहे थे प्रॉब्लम बच्चे में है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम सिस्टम को बोलते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ हो रही है तो सिस्टम चेंज करो, चीजें चेंज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करो पॉसिबल हो तो हमें प्रॉब्लम सिस्टम में नजर आ रही है कि बच्चा अपने आप में बिल्कुल ठीक है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड वाले बोलते हैं कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो ये बच्चे की दिक्कत है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बोल रहे हैं बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो ये सिस्टम की और टीचर की दिक्कत है। ओके, इंक्लूजन ऑफ ऑल की ये बात करते हैं। अब जब हम इंक्लूज इसकी बात करते हैं ना डिसेबिलिटीज की, तो दो टाइप के मॉडल्स को हम देखते हैं, एक है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी और एक है सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। सोशल लेवल मतलब सोसाइटी के लेवल पे डिसेबल्ड बना दिया गया है उसको, मेडिकली वो डिसेबल्ड भले ही ना हो। ओके, दूसरा ऑप्शन रहता है कि वो मेडिकली डिसेबल्ड है यानी क्लिनिकल वे में कि कोई जो है मान लो हाथ नहीं है, कोई दिक्कत है, सो वो मेडिकल लेवल पे आप जांच जो कर रहे हो उसमें उसको डिसेबिलिटी पाई जा रही है। तो ये दो मॉडल के नाम अगर आपने सुने होंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि अच्छा ठीक है, इंक्लूसिव में ये दो अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। फर्दर ये इवोल्यूशन रहा है प्रॉपर तरीके से। पहले हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते थे, फिर 1974 में हमारा आईईडीसी प्रोग्राम आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन है आपका 1979-80s तक हमने देखा, ये सक्सेसफुल तो हुआ नहीं ज्यादा, क्योंकि 1990s तक भी 40 मिलियन बच्चे जो है वो डिसेबिलिटी के साथ हैं। 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आ गया जिसमें 7 डिसेबिलिटीज की बात की थी इन्होंने। 1997 में डीपीईपी फ्लैगशिप प्रोग्राम आ गया। देन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है वो भी आ गया। 2005 में एमएचआरडी ने नेशनल एक्शन प्लान रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन जारी किया। 2006 में ये पॉलिसी आती है पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली, और 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट निकल के आता है। अभी तक यही एक्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में है। ठीक है जी, अब मेजर डिफरेंस क्या है, ऑल्दो मैंने बता दिया बट स्टिल, प्लेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द रेगुलर स्कूल। ठीक है, हमने रेगुलर स्कूल में डाल दिए हैं, कोई सेग्रीगेशन नहीं है, बच्चों का अलग से आपने कोई सेग्रीगेट नहीं कर दिया, अलग अलग तितर बितर नहीं किए। स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से एग्जिस्ट करें, मतलब इट्स लाइक वो करें, एडजस्ट करें। ओके, फॉर एडिशनल सपोर्ट बच्चा जो है यहाँ पे रिसोर्स रूम में जा सकता है, रिसोर्स रूम बन रखा हो यहाँ। इनएडिक्विटीज जो है, इनएडिक्वेसीज जो है स्टूडेंट्स की वो हाईलाइट की जाती है, यानी स्टूडेंट पे फोकस है, उसी में कमियां निकाली जा रही हैं। इंक्लूसिव में इससे डिफरेंट होगा, टोटली ऑपोजिट। ठीक है, ये बोल रही हैं कि जो भी रिस्क पे है सबको इंक्लूड करो। ओके, ये सिर्फ मेजरली प्लेसमेंट दे रहे हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को रेगुलर स्कूल में। सो अगेन इंक्लूसिव में सबकी बात हो रही है, जो भी रिस्क पे है सबकी बात हो रही है। सेग्रीगेशन यहाँ पे भी नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं है। ओके, देन है आपका द एजुकेशन सिस्टम विल मेक सुटेबल मॉडिफिकेशंस टू सूट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इंक्लूसिव में सिस्टम चेंज हो रहा है, इंटीग्रेटेड में बच्चा चेंज हो रहा है। Okay, all the required support will be made available to students in regular classroom. वहीं पे ही सब कुछ होगा, अलग से रिसोर्स रूम जाने की जरूरत नहीं है, ना ही रिसोर्स रूम आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स आर नेवर मेड टू फील इनएडिक्वेट, यानी बच्चे को कभी गलत नहीं फील करवाया जाता, बच्चे की कमी नहीं निकाली जाती है, सिस्टम की कमी निकाली जाती है कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। ओके, देन है जी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, आपको समझ आ रहा होगा, जैसे खाना पीना नॉर्मल है, यूनिवर्सलाइज है, यूएसए वाले भी खाते हैं, यूके वाले भी खाते हैं, हम भी खाना पीना खाते हैं, वही चीज है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में कि जब एलिमेंट्री एजुकेशन वर्ड आए तो वो यूनिवर्सलाइज्ड हो, उसमें सोचना ना पड़े कि किसी ने कर रखी है कि नहीं कर रखी है 5वीं क्लास पास या 8वीं क्लास पास। ठीक है, सो वो एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास तक की ये बात करते हैं। ओके, पहले ये होता था स्कूल एजुकेशन, अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे तो पहले 10+2+3 का सिस्टम था।
ठीक है। ये प्री स्कूल की एज आप 3 से 6 मान लो, एलिमेंट्री में 6 से 11 वाले, अपर प्राइमरी में ये आपका 6ठी से 8वीं 11 से आपका 14, देन आपका सेकेंडरी में 15 से 16 और हायर सेकेंडरी में 17 से 18। अब इसको चेंज कर दिया तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, चेंज है एनईपी वाला, यानी 5+3+3+4। वो हम अभी 13th क्लास में डिस्कस करेंगे आने वाले 1-2 दिन में। तो ये चीजें हैं जी कि आपको ये ध्यान रखना है 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर। ओके, ब्रॉडली एजुकेशन सिस्टम को ऐसे क्लासिफाई किया गया है इंडिया में। देन कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल, उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। हम बोलते हैं ना 14 ईयर्स तक जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो वो 14 ईयर्स तक ही आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है। दैट मीन्स आपकी 8th 9th या 8th के बाद 9th और 10th जो है वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। देन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ पिरामिड इन एजुकेशन सिस्टम हैज रिसीव्ड अ मेजर पुश इन 10th 5 ईयर प्लान, जिससे थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर जो है ये चीज की जाएगी और 10th प्लान के अंडर ये चीज ऐड की गई। ओके, सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान बहुत अच्छा रोल जो है वो आपको निभाता हुआ नजर आएगा। ये एस्पेक्ट्स हैं जी, यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेस हो, एनरोलमेंट हो, सब बच्चों के पास एक्सेस और एनरोलमेंट हो पढ़ाई की। ठीक है। फिर वो जब आ गए हैं, एनरोल हो गए हैं, स्कूल में आ गए हैं, तो अब उनकी अटेंशन और रिटेंशन दोनों को ठीक करने की जरूरत है। हो सकता है वो अटेंशन दे रहे हैं लेकिन याद नहीं कर पा रहे हैं, याद करने की कोशिश करने में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड देन अल्टीमेटली ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो रहेगा ही कि आप किस तरीके की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, देन है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। तो जब लर्निंग की बात आएगी तो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। सो एनसीएफ 2005 में भी ये चीज बोली गई थी कि जब मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हो तो बच्चे की जो कम्युनिटी है, लोकल एनवायरमेंट है, वो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें लर्निंग हो रही होती है। ओके, ये इंटरेक्शन है एनवायरमेंट का, दैट द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड डिराइव्स द मीनिंग। सो ओवरऑल सोशियो और कल्चरल का, सोसाइटी और कल्चर का बहुत बड़ा रोल जो है वो रहता है जब बच्चा सीखता है। ओके, हम बच्चे की लोकेलिटी क्या है, फैमिली कंडीशंस क्या है, कम्युनिटी कैसी है जहां पे वो बड़ा हुआ है या पैदा हुआ है या ब्रोटअप हुआ है, तो वो सारी चीजें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, हमें उनके बारे में भी जानना होगा। जो लोकल एनवायरमेंट है दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटेटिंग कंडीशंस टू द चाइल्ड टू एक्वायर इमेंस एक्सपीरियंस। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लोकल एनवायरमेंट से मिलता है। ओके, जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं एजुकेशन के ऊपर वो कई बार सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल प्रैक्टिसेस या बिलीफ की वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई नहीं हमारे परिवार में कोई नहीं पढ़ा तो मैं तो लड़की को नहीं पढ़ाऊं। तो वो चीज क्या है, वो एक बिलीफ या स्टीरियोटिपिकल चीजें जो आपकी फैमिली में आ चुकी होती है, कम्युनिटी में आ चुकी होती है। ओके, इन सारी चीजों के लिए लोकल नॉलेज और टेक्स्ट बुक नॉलेज, ये दो वर्ड हैं। टेक्स्ट बुक नॉलेज तो ऑब्वियसली जो आप टेक्स्ट बुक के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बट लोकल नॉलेज मतलब जो बच्चे ने एक्सपीरियंस की है। सो जो लोकल नॉलेज है या कम्युनिटी और लोकल एनवायरमेंट है उसकी वजह से जो नॉलेज आपको मिलती है वो उसको हम लोकल नॉलेज बोल देते हैं। ठीक है, तो यूजुअली दिस इज नॉट यूजुअली टेकन केयर इन प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो लोकल नॉलेज के बारे में ज्यादा नहीं जो है वो उसको टेक्निकली कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है जब आप टेक्स्ट बुक की बात करते हो। तो टेक्स्ट बुक नॉलेज बुकिश नॉलेज हो गई और लोकल नॉलेज जो है वो आपकी क्या होगी, जो आपको आसपास की चीजों से, एनवायरमेंट से एक्सपीरियंस करके और इंटरेक्ट करके मिली है। ओके, अब एक टीचर जो है वो कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकता है टेक्स्ट बुक को, एक तो वो डिटेल्ड रीडिंग ले। ओके, लर्निंग इंडिकेटर्स फाइंड करे, वहां से गैदर करे स्टूडेंट्स नॉलेज ऑन डिफरेंट लर्निंग पॉइंट्स, तो उनकी क्या क्या वो प्रीवियस नॉलेज चेक करना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बच्चों की जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उसको टेक्स्ट बुक नॉलेज से लिंक करने की कोशिश करे, और खुद का भी टेक्स्ट या खुद की चीजें भी बना सकता है टीचर, तो अगर उसको जरूरत है। ओके, बट अगर एक टीचर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम दो मिस्टेक कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यानी हम जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई कर रहे हैं और लर्निंग से या लोकल नॉलेज से उसको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आप दो जो दिक्कतें हैं, दो मिस्टेक्स हैं वो कर रहे हो। आप रोट लर्निंग को एनकरेज कर रहे हो कि जो चीज आपको बोली गई है बस उसको याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक एक्सपीरियंस है वो इज आर नॉट टू द कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर चाइल्ड। तो वो इजीली नहीं ग्रैब कर पाते कई बार बच्चे जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है, बट अगर आपने एक्सपीरियंस करवाया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या चीजें हैं, तो वो बेटर परफॉर्मेंस जो है वो बच्चों की वहां से लेके आएंगी।
ओके दूसरा है जी डिस्क्रिमिनेटिंग चिल्ड्रन, जो रोट मेमोरी से, कई बार कईयों का होता है ना कि कोई बहुत रट्टे बहुत अच्छे मारता है, उसको याद रह जाती हैं सारी चीजें, किसी किसी को नहीं रहती। तो जो रोट मेमोरी वाले हैं उनके लिए तो फायदा हो गया, बाकी सारे के सारे जो है इट्स लाइक बायसनेस हो गई ना उनकी तरफ, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, या सिर्फ टेक्स्ट बुक पर रिलाई करते हो तो। ओके तो वो चीज हो जाएगी। देन है जी डिसएडवांटेज, एजुकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज में या वल्नरेबल ग्रुप्स में सबसे पहले आती हैं गर्ल्स, फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स, एससी के बच्चे या एसटी के बच्चे भी लगा लो, एससी एसटी स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ये वो डिसएडवांटेज बच्चे हैं जिनको हमें सबको इंक्लूड करना है एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में। ओके अब गर्ल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम गर्ल्स को क्यों जो है वो वीक बोल रहे हैं, या गर्ल्स को क्यों वल्नरेबल ग्रुप में हम इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज ये बोलते हैं ना, बाय एजुकेटिंग अ बॉय आप एक इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हो, बट अगर आप एक लड़की को पढ़ा रहे हो तो आप एक पूरी जनरेशन को पढ़ा रहे हो। ठीक है हमें वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करना है, एजुकेशन और एफिशिएंसी जो है वर्किंग प्लेस में वो लेके आनी है, जेंडर इनइक्वालिटी रिमूव करनी है, फैमिली हेल्थ एजुकेशन इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, इम्प्रूव्ड चाइल्ड केयर। ठीक है अगर क्योंकि फैमिली हेल्थ केयर की भी अगर आप बात करोगे या बच्चे की भी बात करोगे तो इट्स लाइक अगर आप घर पे बीमार हो गया कोई तो, और दोनों वर्किंग है पेरेंट्स, तो सबसे पहली नजर माँ की तरफ जाती है कि वो छुट्टी ले। ओके सो वो चीज क्या है जी, वो वहां पे आप, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो चीजें और बेहतर मैनेज कर पाएगी, तो वो एक वल्नरेबल ग्रुप में आ जाता है। फर्टिलिटी रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा अगर पढ़े लिखे हो तो, पॉसिबिलिटी है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो बच्चों की लाइन ना लगाएं कॉन्टिन्यूटी में, या जस्ट बिकॉज उनको लड़का चाहिए इसलिए वो 8-10 बच्चे ना कर दें। ओके सो वो फर्टिलिटी रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। इश्यूज क्या क्या है, सबसे पहले तो एक्सेस और एनरोलमेंट है जी, लड़कियों को भेजना ही नहीं चाह रहे, एनरोल नहीं करना चाह रहे। आप सोच रहे होंगे ये कैसी स्टीरियोटिपिकल बातें कर रही है मैम, बट अभी भी बहुत जगह पे ऐसा होता है। ओके या फिर मतलब पहले ये होता था कि बिल्कुल नहीं भेजते थे, अब ये होता है कि चलो ठीक है पढ़ी लिखी लड़की है बोलने के लिए ताकि शादी में दिक्कत ना आए, तो 10वीं पास 12वीं पास वहां तक करवा देते हैं। सो बहुत कम जो है अभी भी स्टिल कम पढ़ पाती हैं लड़कियां। तो एक्सेस या एनरोलमेंट, या फिर जो बड़े परिवार की लड़कियां हैं या अपर क्लास, थोड़ी सी मिडिल क्लास से अपर क्लास तक की जो लड़कियां हैं, उनको फिर वो प्राइवेट जॉब में ना जाने देने के लिए कुछ ना कुछ कोर्स में डालते रहते हैं कि अच्छा ये वाला भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। ओके तो बहुत सारे तरीके की चीजें होती है, तो आप हायर एजुकेशन में देखोगे गर्ल्स ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके सो एक्सेस और एनरोलमेंट में इश्यू है जी, अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट है, मेंस्ट्रुएशन आ गया, पीरियड्स आ गए, टॉयलेट है नहीं गर्ल्स का, वो एक अनफेवरेबल एनवायरमेंट हो गया, ठीक से पीने का पानी ना होना, चीजें ना होना, तो वो भी है। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस भी कई बार देखने को मिलती हैं जेंडर बेसिस पे। ठीक है डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस टेक्स्ट बुक्स में भी देखने को मिलते हैं, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हुए होंगे, अदरवाइज जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे बचपन में तो उस टाइम पे भी कि मम्मी का एग्जाम्पल आ रहा है तो वो घर में खाना बनाती हुई ही दिखाई जा रही है एग्जाम्पल में भी। ओके या पापा है तो वो बाहर काम करते हुए ही दिखाए जा रहे हैं। मिथ्स अबाउट लर्निंग परफॉर्मेंसेस कि गर्ल्स जो है वो पुअर अचीवर्स हैं देन बॉयज एट एनी एज और ग्रेड, गर्ल्स जो है वो पुअर परफॉर्मेंस है, उनको मैथ्स नहीं आता, गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन लैंग्वेज लिटरेचर या पोइट्री। तो ये सारी की सारी मिथ्स हैं, इन मिथ्स की वजह से भी बहुत बार आप देखोगे जो अब तो फिर भी कुछ एक होती है, अदरवाइज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। ओके वो क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि मैथ्स अच्छा नहीं है, फिर धीरे धीरे आप उनके भी दिमाग में डाल देते हो कि तेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो चेंज होती चली जाती है। ओके यू कैन टेक सेवरल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का सहारा ले सकते हो आप, इंश्योर कर सकते हो सेपरेट टॉयलेट्स हो लड़कियों के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव्स कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री रीडिंग, कई बार फ्री साइकिल भी प्रोवाइड करते हैं कि लड़कियों को स्कूल आने के लिए। ठीक है गर्ल्स को सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, ज्यादा ग्रुप लर्निंग हो, एक बायस फ्री एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना है, चाहे वो लर्निंग एनवायरमेंट हो या असेसमेंट का एनवायरमेंट हो। ओके ये दो चीजें जी स्पेशल स्कीम्स हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंडर गर्ल्स के लिए, तो ये दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एनआईओएस के मटेरियल में देखते ही मुझे पता नहीं क्यों लगा कि शायद इससे आ जाए क्वेश्चन, तो ये फुल फॉर्म आपको पता हो, ये तो आपको पता ही होगी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपको ये भी पता हो एनपीईजीएल, यानी कि नेशनल प्रोग्राम है फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ओके तो ऑब्वियसली आपको अगर फुल फॉर्म पता होगी तो आपको आधी चीजें तो वैसे ही क्लियर हो गई कि ये एनरोल करना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को, ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं गर्ल्स स्टूडेंट में, उनमें कोई
लाइफ स्किल जो है वो इनकलकेट करना चाह रही हैं। इंटेंसिव कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जरूरत है गर्ल्स के एनरोलमेंट और एनरोल होने के साथ साथ स्कूल में बने रहने के लिए, रिटेंशन के लिए। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपको पता ही होंगे, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं एट अपर प्राइमरी लेवल, गर्ल्स के लिए हैं स्पेशली, जो कि प्रिडोमिनेटली बिलोंग करती हैं एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ओके। देन है माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन आ जाते हैं, जैसे बुद्धिस्ट आ गए, तो उनकी संख्या बहुत कम है ना कंपैरेटिवली, या क्रिश्चियन हो गए तो वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। केजीबीवीज जो हैं वो कैसे सेटअप किए जा रहे हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में सेटअप है ये। ठीक है, जहां पे फीमेल लिटरेसी 30% से कम है। ओके। अर्बन एरियाज में है फीमेल लिटरेसी लेस देन द नेशनल फीमेल लिटरेसी, यानी उन अर्बन एरिया में है जहां पे नेशनल फीमेल लिटरेसी से कम है अर्बन फीमेल लिटरेसी। ओके। जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पे भी होता है सच। ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये सिर्फ एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक के लिए हैं। ओके। विच डू नॉट हैव रेजिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स एट एनी अदर स्कीम, तो किसी और स्कीम में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि सिर्फ गर्ल्स के लिए कोई रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। ओके। सो ऑब्वियस सी बात है ये केंद्रीय गांधी बालिका विद्यालय ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये जो स्कीम है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स की बात करते हैं, यानी गर्ल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उनको स्कूल में लाया जाए, कैसे उनको रखा जाए, रिटेन किया जाए, तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो केजीबीवी के अंडर आ जाए। अब बात आती है माइनॉरिटी ग्रुप्स की, जैसे हमने गर्ल्स की बात की वैसे ही माइनॉरिटी ग्रुप भी हैं, तो उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आ जाती है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी आ जाती है, और जो एथनिक या रेशियल माइनॉरिटी है वो भी आ जाती है। सो मेजरली जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले बच्चे हैं, एक तो उनको इंटरेक्शन में दिक्कत आती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट हो, जैसे एथनिक या रेशियल माइनॉरिटी है या ट्राइब में कोई बच्चे हैं, सो वो इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है और डिस्क्रिमिनेशन काफी झेलना पड़ता है उनको। सो ये मेजर इश्यूज, ये दो मेजर इश्यूज हैं जो फेस किए जाते हैं उनके द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, अपना जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 19 है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है कि भाई किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ओके। तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। ओके। देन आर्टिकल 29 और 30 फोकस करते हैं कि माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 350 जो है वो किससे रिलेटेड आ गए, मदर टंग से रिलेटेड, कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग जो है वो प्रेफरेंस उसको दी जानी चाहिए। सो ओवरऑल हमें काम किस साइड करना है, हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ काम करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द कंपोजिट कल्चर, यानी सबकी रिस्पेक्ट करो तो इंटरेक्शन में भी शायद दिक्कत ना आए। ठीक है, आप डाइवर्सिटी भी देख लोगे, जो सोशल सिस्टम में डाइवर्सिटी है उसका फायदा उठाना है हमें, और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट बनाना है सबके लिए। ओके। अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो जो लिंग्विस्ट स्कूल जो है फॉर स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, उनके लिए आप अलग से भी स्कूल बना सकते हो। अदरवाइज जो हम मल्टीलिंगुअलिज्म वाली अप्रोच की बात करते हैं कि सभी ये मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज, ठीक है, सो उनकी जो बात करते हैं वो भी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए रहता है। ओके। प्रोविजंस रहेंगी अलग अलग लैंग्वेजेस में, या आपकी जो मदर टंग है उसमें टेक्स्ट बुक के रीडिंग मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाए। आजकल तो बहुत सारी जो है एप्स भी ऐसी हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स लेती रहती है जिसमें बहुत सारी जो है वो टेक्स्ट बुक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ओके। एंगेजमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचर, सो लैंग्वेज टीचर को एंगेज करना या उनको एटलीस्टली, मतलब होता है ना, लैंग्वेज टीचर्स को रिक्रूट भी कर सकते हो आप पर्टिकुलरली उस मदर टंग में। ओके। स्कोप फॉर असेसमेंट इन माइनॉरिटी लैंग्वेज, सो वो चीज भी यहां हो सकती है। देन है रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप, जो कि पर्टिकुलरली 25 आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि सभी पर्सन को अपना जो जिसमें वो बिलीव करते हैं ना, तो फ्रीली अब जिसमें बिलीव करना चाहते हैं रिलीजन में उसमें करें वो, और फ्रीली उसको प्रोफेस करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। इट्स लाइक मान लो मैं बुद्धिस्ट हूं और तो मैं बुद्धिस्ट कल्चर को सपोर्ट करना चाह रही हूँ, तो पहली बात तो मेरे को, मैं फ्री हूं कि मैं बुद्धिज्म को मान सकती हूँ। ओके। देन मैं उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ और बाकी लोगों को भी प्रोपेगेट कर सकती हूँ कि भाई हाँ, बुद्धिज्म में ये अच्छी चीजें हैं, आप लोग भी बुद्धिस्ट बनो, इस टाइप से। ओके। तो ये फ्री रहते हो आप अपना कल्चर सपोर्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रोपेगेट करने के लिए। ओके। देन स्टेट की तरफ से क्या रोल जो है स्टेट का रहता है, प्लस स्कूल या टीचर का क्या रोल रहता है। पहले तो प्रोविजन ऑफ एक्सेस, कि आप बोला ना स्कूल में एक्सेस तो दो सारी चीजों की बच्चों को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेट करके और किसी बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हो।
ओके मॉडर्नाइज करना है हमें रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उसमें मॉडर्नाइज पे फोकस करेंगे तो हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन भी हट जाए वहां से, ठीक है। स्कूल एक्टिविटीज में इंटीग्रेट करनी है चीजें कि आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करें। कई बार होता है ना कि कोई अगर मान लो एथीस्ट भी है जो भगवान में बिलीव नहीं करता, तो वो दूसरों के ऊपर भी डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो पास नहीं करता। ओके तो वो चीज सिखानी है हमें, जिसका जो मन है वो मानो ना, क्यों किसी की लाइफ में दखल अंदाजी देनी। सो एवरीबडी इज फ्री। ओके आपको इक्वल पार्टिसिपेशन जो है वो होना चाहिए स्कूल एक्टिविटीज में। प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोचिंग फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। आजकल तो सुपर 100 वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है जिसमें बच्चों को कोचिंग दी जाती है, फ्री कोचिंग दी जाती है ताकि वो अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर पाए। फैसिलिटेटिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज, सेम आ गया। देन है रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन इन लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल में भी तो कई बार आप डेरोगेटरी रिमार्क दे देते हो जो आपको पता भी नहीं होता कि आपने कर दिया। सो वो भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी लेवल पे आपको डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिमूव करना है हर लेवल पे। ओके लैंग्वेज इश्यू को एड्रेस करना है। टीचर की, हेड टीचर की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की, इनकी ओरिएंटेशन भी सही दिशा में होनी चाहिए। ये लोग भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना करें। ओके देन आता है जी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाली कैटेगरी। ये मैंने इंक्लूड कर दी है यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग डिसेबल्ड की आप बात करोगे, या लोकोमोटर इंपेयरमेंट की, या विजुअली इंपेयर्ड की, या हियरिंग और स्पीच इंपेयर्ड की आप बात करोगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में नजर आएंगी, ये फीचर्स हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मान लो कोई बच्चा बार बार अपने कान को जो है वो स्क्रैच कर रहा है, तो वो किस तरफ इशारा हो सकता है, तो हो सकता है वो हियरिंग या स्पीच इंपेयरमेंट उसकी हो, ठीक है। हियरिंग इंपेयरमेंट पे ज्यादा फोकस होगा उस टाइम पे। तो ये चीजें बस दे रखी हैं कि कोई अपनी आंखों को ज्यादा फ्रिक्वेंटली रब करता है, किसी की आंखें लाल हो जाती है, तो हो सकता है विजुअली इंपेयर्ड में हो। सो ये पर्टिकुलरली कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं एक टीचर को कि बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड तो नहीं है, बच्चा विजुअली इंपेयर्ड तो नहीं है, बच्चा लोकोमोटर इंपेयर्ड तो नहीं है, या हियरिंग या स्पीच इंपेयरमेंट तो नहीं है, ठीक है। सो वो चीजें, जैसे ईशान अवस्थी था उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, उसको डिसलेक्सिया था, तो वो डिसेबिलिटीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो लोकोमोटर इंपेयरमेंट वाले हैं वो उसमें भी, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है वो जैसे लोकोमोटर इंपेयर्ड की हमने बात की ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है ऐसे बच्चों को, कोई क्रिटिकल कमेंट करना नहीं है उनके ऊपर, कोई फालतू की बात नहीं करनी है, आपको उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, एडजस्ट करवाने में हेल्प करनी है, और उनकी परफॉर्मेंस को पर्टिकुलरली उसी तरीके से, क्योंकि वो होता है ना हर एक की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, तो आपको परफॉर्मेंसेस को असेस करना है टाइम टू टाइम। ओके सेम विजुअली इंपेयर्ड है, उसको नहीं दिखेगा पीछे से, तो आगे फ्रंट रोज में आप बिठाइए, इस तरीके से चीजों को एडजस्ट कीजिए, बोल्ड लेटर्स होने चाहिए। अब इन ये जो आपकी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे लोकोमोटर इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, इनमें भी स्पेशलाइज्ड बीएड होती है, एमएड होती है। ओके सो वो टीचर्स और ज्यादा बेटर हेल्प कर पाएंगे। ओके अगेन वही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है हमें, आप बुक स्टैंड दे सकते हो उनको, ताकि उनको जो भी छोटे लेटर हैं वो जल्दी मतलब दिख जाएं, या वो सारी फैसिलिटीज जो आप अवेलेबल करवा पाओ। ओके स्पीच इंपेयरमेंट में क्या रहेगा जी, उनको फ्रंट रो में बिठाओ ताकि वो लिपसिंग देख पाए, ठीक है। आप मम्बलिंग और फास्ट स्पीकिंग को अवॉइड करो, ठीक है। लिप मूवमेंट को देख के वो समझ पाएंगे, आप आराम से बोलोगे तो उनको इजीली समझ आ जाएगा। एडिशनल विजुअल्स आप प्रेजेंट कर सकते हो स्क्रीन पे, या कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है, या कान की जो मशीन होती है उसकी जरूरत है, किसी भी असिस्टेंट की जरूरत है, तो वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके फर्दर उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग टास्क जो आप देते हो वो छोटे छोटे स्टेप्स में दे दो। रिपीटेशन की प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है ऐसे बच्चों को, नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। इमीडिएट रिवॉर्ड्स दे सकते हो आप, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में ट्रेनिंग, तो वो सारी चीजें जो हैं वो बेहतर बनाने में ही हेल्प करेंगी। ये कुछ एक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसलेक्सिया जिसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, या रीडिंग डिसऑर्डर जिसको बोल देते हैं, डिस्ग्राफिया लिखने से या राइटिंग से, राइटिंग डिसऑर्डर या हैंड राइटिंग एबिलिटीज या इसमें दिक्कत आई। देन डिसकैलकुलिया, कैलकुलस मैथमेटिकल दिक्कत जो है उसको समझने में, नंबर्स फैक्ट समझने में। डिस्फेजिया जो है उसमें स्पीच में है कि आपका किसी वजह से आपका जो दिमाग का हिस्सा है कुछ उसमें या तो डिजीज है, डैमेज हो गया है, सो वो इंपेयरमेंट की वजह से भी हो जाती हैं चीजें। डिस्प्रैक्सिया आपके मोटर स्किल्स से रिलेटेड है कि कंप्लीट या फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है, वो डिफिकल्ट हो रही हैं चीजें। डिस्थेमिया जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड मान लिया जाता है वर्ड। डिस्मोर्फिया जब आप डिल्यूजनल होते हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हैं शेप की वजह से। ओके देन है एलेक्सिया में इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज और रीड रिटन वर्ड्स, किस वजह से, क्योंकि आपका कोई ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया है। तो अगर ब्रेन का हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है फिर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो डिस्ग्राफिया में जाएगा, ये बात देखिए।
ओके अगर ब्रेन के डैमेज की वजह से हो रहा है तो एलेक्सिया हो जाएगा वो। ओके ये फर्दर ट्राइबल चिल्ड्रन के इश्यूज हैं, ठीक है। ट्राइबल में भी तो क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज वो भी तो फेस करते हैं, वहां पे लिटरेसी रेट लो है, लो इनटेक है, हाई ड्रॉप आउट्स हैं, जो आ रहे हैं वो बच्चे भी वापस चले जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। लो लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है, लो अचीवमेंट लेवल है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो फेलियर, वो होता है ना फेलियर, लो सेल्फ एस्टीम, ये चीजें हैं। और गर्ल्स ऑलरेडी एक वल्नरेबल सेक्शन हम लेके चल रहे थे, अब ट्राइबल में गर्ल्स जो है वो और भी ज्यादा डिसएडवांटेज पे हैं। लैक ऑफ फैमिली अवेयरनेस एंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी, इन एक्सेसिबिलिटी स्कूल फैसिलिटीज के लिए देखने को मिलेगी, इनएडिक्वेट और इरेगुलर टीचर्स देखने को मिलेंगे, या तो हो ही नहीं रहा है या बहुत कम मदर टंग का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक स्ट्रैटेजीज हैं पेडागोजिकल इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। आप मदर टंग का यूज कीजिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए लोकल नॉलेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके। लोकल नॉलेज की हेल्प से, जैसे बुकिश नॉलेज या टेक्स्ट बुक नॉलेज पढ़ी थी, लोकल नॉलेज पढ़ी थी, तो लोकल नॉलेज को इंटीग्रेट कीजिए साथ में, ओके। सोशो कल्चरल कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, फोक मटेरियल यूज कीजिए, बुक्स टेक्स्ट बुक्स जो अडेप्ट कीजिए, जैसे हमने इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की बात की थी, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। बच्चे को मदर टंग जो है वो लर्निंग ऑफ चिल्ड्रंस मदर टंग बाय टीचर, कि अगर टीचर जो कोई और लैंग्वेज सीख पाए मदर टंग वाली तो वो हो सकता है। लर्निंग कल्चरल नॉलेज फ्रॉम द कम्युनिटी, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज इन स्कूल एक्टिविटीज, तो वो चीज हो सकती है। अंडरस्टैंड करोगे आप सोशियो कल्चरल कॉम्पोनेंट्स को, फोक मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग, प्लानिंग और मैनेज करोगे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को, जो मैंने ऊपर भी एक बार वर्ड आपको बताया था। सो मल्टीलिंगुअलिज्म की बहुत जरूरत है, कि अलग अलग लैंग्वेज की आप होम लैंग्वेज है, अब साथ के साथ बच्चे को दूसरी लैंग्वेज भी सिखानी शुरू कर दी। मल्टीलिंगुअलिज्म में मेन पॉइंट यही होता है कि पहले आप शुरुआत होम लैंग्वेज से करते हो, धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करते हो, वो भी फेजेस और ग्रेडेड मैनर में। ग्रेडेड जब मैं बोल रही हूँ यानी कि पहली क्लास में आपने कोई ये एक लैंग्वेज शुरू की, धीरे धीरे करके आपने बाकी दूसरी ग्रेड्स में जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस शुरू की, ठीक है। अब मल्टीलिंगुअल क्लास को मैनेज करने के लिए टीचर के पास प्रॉपर थीम्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कैसे करनी है चीजें, ओके। जैसे पिक्चर स्टोरी बुक हो गई मदर टंग में, अल्फाबेट चार्ट हो गया मदर टंग में, देन आप और वर्ड वेब सिखा रहे हो कि कैसे वर्ड्स को जोड़ना है, कैसे चीजें करनी है, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी क्या होती है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कितना आ रहा है सेकेंड लैंग्वेज में, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बट मल्टीलिंगुअल क्लास जो है वो बेहतर रिजल्ट्स जो है वो हमें दे सकती है, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन जनरल है जी, यानी ट्राइबल पे हो या आपके गर्ल्स पे हो या SC ST हो ओबीसी हो, तो इस तरीके से हर एक लेवल पे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब आप चीजें देखोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। ये ओवरऑल चीजें हैं कि ये पेडागोगिक इश्यूज को सोल्व करने की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो ये जो क्लास है यानी ये जो स्लाइड है स्पेसिफिकली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, कि आपको क्या सोचना है। ये जो क्लासेस हैं, ये जो बीच बीच में पेडागोजिकल इश्यूज वाली स्ट्रैटेजीज या और कोई चीजें जो मैं बताती हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, वो बहुत जरूरी हो जाती है, और वही चीजें डोमेन नॉलेज में आपकी हेल्प करेंगी। डोमेन नॉलेज के लिए आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको है, मैं मान के चल रही हूँ। अपने सब्जेक्ट की बेसिक फॉर्मूलाज, या मैथ्स है तो बेसिक फॉर्मूलाज, इंग्लिश है तो पढ़ाना कैसे, हिंदी है तो कैसे पढ़ाना है, वो चीजें बेसिक लेवल पे आपको पता होंगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली डोमेन नॉलेज में जो केस स्टडी आएगी आप उसको सोल्व कर पाओगे, बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होंगी चीजें, प्लस थोड़ी सी आपके सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो वहां पे लग सकती है। दैट्स इट। उसके लिए आपको अलग से कोई मटेरियल खरीदना, कोई अलग से क्लासेस या अलग से बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, यही क्लासेस जब आप दोबारा दोबारा सुनोगे तो एक टीचर के तौर पे कैसे आपको मैनेज करना है वो आपको आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में वो उसकी बात की थी, जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, वो चीज हो गई, या ये वाली स्लाइड होगी, तो ये चीजें जो है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी डोमेन नॉलेज में, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर आपकी डोमेन नॉलेज के जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में, ओके। तो उसके लिए आपको अलग से सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। जितनी भी चीजें मैं करवा रही हूँ उसी को बार बार करोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप स्कोर कर पाओगे, सोल्व हो जाएंगे, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में हमें इवैल्यूएशन असेसमेंट वाली चीज कंप्लीट करनी है, और एंड देन फिर अपना NEP बचता है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये 14 क्लासेस में हम सारा जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो कंप्लीट करके 15th क्लास में हम 1100 प्लस क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
Okay, Ji. So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon in next class.